अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ फराह औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद होते हैं मुख्तार अहमद। तमाम देखने वालों को गुड मॉर्निंग और सुबह का गुड मॉर्निंग आगाज हो एवरीवन। चुका है। और अब से कुछ देर कबल भी चाय के हवाले से तो रोज़ाना हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज हमने कहा कुछ लाइट बात हो रही है, लेकिन लाइट बात के साथ साथ कुछ राइट बात होनी भी ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी ब्राइट भी हो जाए, थोड़ी राइट भी सी हो रही है, लाइट भी राइट हो रही भी है, हो राइट भी हो रही है और थोड़ी सी जो है ना वो सर्दी वाली भी हो रही है। मुझे बात अगर हम बात करें जो जिस टॉपिक के हवाले से जो हवाओं में और आसमानों में उड़ने का टॉपिक है, लेकिन उसी के साथ साथ मौसम एकदम से चेंज हो गया है कराची का। और अभी भी दिसंबर हम ये देख रहे हैं कि जी नज़ला खांसी नज़ला जुकाम खांसी सब कुछ चल जुकाम। रहा है। इस स्टोरीज को तो शामिल करेंगे, लेकिन आज के दिन के हवाले से जरूर बताएंगे। 17 दिसंबर का दिन है और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि 17 दिसंबर क्यों मनाया जा रहा है और इस दिन को लोग क्यों याद कर रहे हैं, या इस दिन ऐसा क्या तैयार हुआ था जिसकी वजह से इस दिन को काफ़ी ज़्यादा लोग और जो तैयार हुआ था उसके बाद हमारा जो सफ़र जो दिनों का था वो घंटों में तब्दील हो गया और हमारे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी जब चीज़ ईजाद होती है और ईजाद होने के बाद जब वो ज़रूरत बन जाती है, फिर उसके बाद हमें देखते हैं कि उसके लिए आसानियाँ या और जिद्दत आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तमाम सूरत हाल हम देख रहे होते हैं जहाँ पे इस तरह के मामला सामने आते हैं, लेकिन ऐसे में जो आज की स्पेशल स्टोरी मैं चाहूँगा आप शुरू करें। बिल्कुल मैं शुरू कर लूंगी। अच्छा जी, आज है 17 दिसंबर का दिन और मनाया जा रहा है राइट ब्रदर्स डे मनाया जा रहा है। वो कुछ इस तरह से कि हर साल एक सदारती ऐलान के जरिए रियासत मुत्तहिदा के अवाम को दावत दी जाती है कि वो इस दिन को मुनासिब तकारीब और सरगर्मियों के साथ मनाएं। अमरीकी कानून के मुताबिक राइट ब्रदर्स डे इस पहली कामयाब परवाज की याद में मनाया जाता है, यानी कि पहली कामयाब परवाज जो है उड़ाई गई थी। राइट ब्रदर्स दो भाई थे, ये उन्होंने इजाद किया था। मैं सही कह रही हूँ मुख्तार? बिल्कुल ऐसा ही है। 1902 की बात है। 1902 का मतलब ये हुआ कि आज से अगर हम अंदाजा लगाएं तो मतलब तकरीबन 124 साल पहले की ये बात है। पता नहीं उस वक्त कौन कौन होंगे कौन नहीं होंगे, हमारे परदादा परदादा के परदादा इस तरह के लोग तो उस वक्त होंगे। और ये जो इतना अरसा गुजर चुका है, इसमें कितनी जिद्दत आ गई कि अब हजारों की तादाद में, या हम बोले कि मुसाफिर जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकते हैं। अब इसका आगाज 1902 से शुरू हुआ। फिर जब उन्होंने पहले आइडिया आया, आइडिया के बाद आपको पता ना कि एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं कोई चीज, यार ये चीज तैयार करनी है, अब उसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, किस तरीके से लगेंगी। फिर अच्छा, थोड़ा सा ना इन दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी नाज़रीन को कि दो अमरीकी भाई थे जिन्होंने जहाज पर तजर्बे किए, ठीक है जी। और बड़े का नाम था विल्बर राइट और छोटे का नाम था ओरल राइट। जो कि बड़ा जो है वो 1867 और छोटा जो है वो 1871 में पैदा हुआ। और उन दोनों में जो है वो लगन थी कि वो कुछ ऐसा कर दिखाएं जिसके बाद वो दुनिया में जो है वो सालों, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि 100 कितने साल, 24 साल, यानी कि आज 124 साल बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही। और इस तरीके से जब कारनामे आप करते हैं तो फिर जाहिर दुनिया भर में नाम भी रोशन होता है। आज के दिन अगर मंसूब किया जाए तो राइट ब्रदर्स कह रहे हैं, तो आज का दिन उड़ान से मंसूब करना चाहिए कि आज का दिन जो है वो उड़ान के नाम से है। और उड़ान का मतलब ये हुआ कि सब उड़ना शुरू कर दें। अब तो हमने कल भी एक बात की थी, वो याद है आपको, बलून्स के हवाले से। लेकिन ये कि जो सबसे अच्छा तरीक़ेकार है, अब जो परवाज आसान बना दी गई है, हम देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से आपने कहा कि जी महीनों का सफर दिनों में, फिर दिनों का सफर जो है वो घंटों में अब तय करने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है आने वाले वक्तों में कुछ ऐसी भी जदीद ट्रेन्स भी आने वाली हैं जो मिनटों में हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगी। तो बड़ी अच्छी जिद्दत है। लेकिन इस जिद्दत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसका इनिशिएटिव किसने लिया। तो इनिशिएटिव राइट ब्रदर्स ने लिया, तो हम उनको भी खराज तहसीन पेश करेंगे कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। अगर वो ऐसा ना करते तो फिर शायद आज हम जो है वो परिंदों का सहारा ले रहे होते, शायद एक एक करके परिंदे को पालते, आज हम हवाई सफर शायद ना कर पा रहे होते। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और अब आगे बढ़ेगी दूसरी स्टोरी की जाने। जिस तरीके से शुरुआत में ही जो है वो फराह ने बताया कि आज ठंड ज्यादा है, आज मौसम बड़ा बेईमान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जो है ऐसा है कि जिससे लोगों को खांसी, नजला, जुकाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब जो एक आलमी इदारे सेहत है उसकी जानिब से मुतनब्बे किया जा रहा है आवाम को। जिस तरीके से हमने लास्ट में कहा था कोरोना वाली बात, सिम्टम्स भी कुछ उसी तरह के हैं और जो एसओपीज बताई गई है ना वो भी कुछ उसी तरह की हैं। तो आपने जो है शादियों में जाना थोड़ा कम कर दें, रश वाली जगह पे जाने से गुरेज करें। हाँ जी,
ऐसा ही है। और दूसरा जो है ना, हम ये भी देख रहे हैं कि खास करके लोग जो है ना आजकल बाजारों का रुख भी ज्यादा करते हैं, पार्लर्स का रुख लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे इज्तनाब करें और कोशिश करें अपने आप को ढाक के रखें। मास्क का इस्तेमाल वैसे तो नॉर्मली वैसे भी जरूरी होता है, तो आप वो जरूर करें। और इसके साथ साथ जो और कुछ बहुत सारी एडवाइजरी बताई गई है उसमें, और H3N2 है, और इस्लामाबाद में कौमी इदारे सेहत ने NIH ने मौसमी इन्फ्लुएंजा का नाम दिया है और एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया कि जनूबी एशिया में मई था नवंबर इन्फ्लुएंजा केसेस में इजाफा हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी H3N2 है। सामने आने वाले 66% केसेस के नुमाया केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। सिम्टम्स के बारे में अगर हम जैसे बात करें तो आपको फीवर, हेडेक होगा, थोड़ी सी आपको टायर्डनेस महसूस होगी, जिस्म में आपको दर्द महसूस होगा। तो अगर ये सिम्टम्स आपको एक हफ्ते या उससे ज्यादा अरसा रहते हैं तो बराए मेहरबानी आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं, क्योंकि जो माहिरीन का ये कहना है कि एक हफ्ते से ज्यादा ये सिम्टम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छा, सूखी खांसी भी लोगों को बहुत हो रही है, सॉर थ्रोट हो गया, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है और बुखार है, और अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा, जैसे कोरोना जब आया था तब भी हम यही बात कर रहे थे कि जुबान पे आपको टेस्ट महसूस नहीं हो रहा होगा जब आप कुछ खाएंगे, उसके अलावा आपको जिस्म में दर्द, आपकी हड्डियों में आपको तकलीफ होगी, तो आप इसको एक हफ्ते से ज्यादा जो ना इग्नोर नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानब एक और चीज जरूरी ये है कि अगर आपको इन तमाम चीजों से बचना है तो घर में सूप का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, गर्म चीजों का इस्तेमाल करें, बिल्कुल। और इसके साथ साथ गर्म पानी पी लें, कहवा पिए रोजाना की बुनियाद पे। और वो जो आप बता रही थी ना, उसमें टोटका भी शहद डाल के जो है वो नींबू डाल के, अदरक और शहद हो गया, काली मिर्च हो गई, तो इस तरह के घरेलू टोटके भी साथ साथ करते रहे और डॉक्टर की दवा भी लेते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, NIH का ये भी कहना है कि बुजुर्ग, हामिला खवातीन, बच्चों और मरीजों को ज्यादा खतरा है इससे। इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मौसर तरीन जरिया है। हाथों की सफाई, रश वाले मकामात पर जाने से भी गुरेज करते हैं। हाथों की सफाई की बात आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से बार बार हैंड वॉश करने का कहा जा रहा था, कोई चीज सैनिटाइजर भी आप यूज कर सकते हैं, सैनिटाइजर अपने पास रख लें। और वो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि टच करना किसी चीज को, जैसे हम यहाँ काम करते हैं तो मुख्तलिफ हाथ लगे होते हैं, तो आप उसको यूज करने से पहले सैनिटाइज कर लें अपने हाथों को, ताकि बचत हो जाए। ऐसा ही है। और आज आपको पता है कि चाय जो है बड़ी गरम गरम मिली, जबरदस्ती चाय, तो मजा आ रहा है। मतलब जो ये जो इन्फ्लुएंजा और दूसरी जो बीमारियों के नाम आ रहे हैं ना, अब आप गरम गरम कहवे या चाय या कॉफी का इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहती हूँ चाय की जगह आप लोग इस मौसम में ना ब्लैक कॉफी पिएं। ब्लैक कॉफी हो गई या अजवाइन का कहवा पी लें, तो वो भी सूप आप यखनी पी लें आप लोग सारा दिन में, अगर थोड़ी सी गर्म करके। आजकल तो इंस्टेंट भी मिलने लग गए ना मुख्तार, आपने जस्ट गर्म पानी में डाला और उसको स्टर किया और पी लें, या अजवाइन का कहवा भी आप पी सकते हैं। वो जो देसी वाली होती है ना, वो देसी वाला बड़ा जबरदस्त होता है, जिसके अंदर जैसे अजवाइन और दालचीनी का कहवा आप बना लें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है जिस्म के लिए। सर्दियों में अगर आपकी नाक बिल्कुल बंद है, सांस नहीं आ रहा, तो इस तरह के कहवे भी बहुत ज्यादा मुफीद रहते हैं। ऐसा। और गर्म पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, चाहे आप वो नहा रहे हैं या आप फेस पे स्प्लैश कर रहे हैं, या अगर आप देखें तो भाप भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। लोग बोलते हैं सर्दियों में जो ना एंजॉय करना चाहिए, घर से बाहर निकले। कराची में सर्दियां तो कम आती हैं। फिर दूसरा ये है कि एंजॉय करने के लिए वो कैपेसिटी नहीं है लोगों के पास कि वो सर्दी को बर्दाश्त कर सके। अभी तो शुरुआत है और आगे देखते हैं। लेकिन ये तो मैंने भी सुना है कि 1 से 2 महीने से सर्दियां रहेंगी, उसके बाद फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो ये जो फैशन वाले कपड़े हैं ना, ये भी फिर सब एक तरफ हो जाएंगे, फिर हम वही क्या कहते हैं नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, ठंड खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जी। और आगे बढ़ेंगे, एक और स्टोरी है, और ये स्टोरी जो है, इस तरह की स्टोरीज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कॉमन है पूरे पाकिस्तान में। और अगर हम बात करें कि पिछले 10 से 15 साल में, तो ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें हमने देखा कि एक्सीडेंट हुए हैं। और ये एक्सीडेंट हमने ये देखा है कि ऐसे घरानों के लोगों से हुए हैं जिनके ताल्लुकात असर रसूख बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हैं। और जो इसका हल आखिर में निकल के हमने देखा ना, तो हमने 2-3 चीजें देखी। या तो दोनों फैमिलीज के दरमियान जो है वो कोई ना कोई मुआहिदा हो जाता है, सुलह हो जाती है, या माफ कर दिया जाता है। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया गुज़िश्ता 1 हफ्ते से। इसके ऊपर काफी लोग सोशल मीडिया पे बातचीत भी कर रहे थे, बल्कि बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इस्लामाबाद का ये मामला है। आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में कार की टक्कर से जाँ भाग लड़कियों के वर्साना अल्लाह के नाम पर मुलजिम को माफ कर दिया। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानब इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चों की हलाकत के केस में सुलह का तहरीरी हुक्म
हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टक्कर से 2 बच्चों की हलाकत के केस में मुलजिम और वर्षा के दरमियान सुलह होने से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामे के साथ साथ और भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम पर मैं मुलजिम को माफ कर देता हूं। और ये भी कहा कि अदालत के रूबरू एक बच्ची के भाई अदनान तजम्मुल जबकि दूसरी बच्ची के वालिद गुलाम मेहदी भी पेश हुए थे। और उन्होंने ये कहा कि अब चाहें तो जमानत के ऊपर अगर इस शख्स को रिहा भी कर दिया जाए तो हम किसी किस्म का कोई इसके ऊपर केस या किसी किस्म की हम कोई कबाहत नहीं रखेंगे। हम कहेंगे जी ठीक है, क्योंकि हमने अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ कर दिया। अब इसी तरीके से हम देखते हैं ये वाला तो एक मामला सामने आ रहा है, कारसाज वाला एक हमने मामला देखा था जिसमें सोशल मीडिया पे अभी काफी कुछ टाइम पहले पेशावर की अगर हम बात करें तो एक जज साहब के बेटे से भी जो गाड़ी के टक्कर में, तो उन्होंने भी जो है वो इसी तरह से केस को खत्म कर दिया। सनतकारों के जो है हम देखते हैं बच्चों को देख रहे होते हैं, उनके साथ ये मामला आते हैं। अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये तो सब कह देते कि भाई लैंडलॉर्ड के बच्चे हैं या बड़े घरानों के बच्चे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है हमें देखना है कि ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। अभी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हमने पिछले भी जो केसेस देखे, हम हर किसी केसेस के ऊपर तो जस्टिफिकेशन इस पे नहीं देंगे, लेकिन मुतादिद ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें गाड़ी चलाते हुए जो भी खातून हैं या मर्द हजरात हैं, या तो वो ड्रंक किए हुए हैं या तो वो कोई नशा कर रहे हैं या तो उनको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो भाई अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो है वो किसी किस्म का कोई नशा जो है ना करें, या अगर आप करते भी हैं या जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, या ऐसी हालत में आपको गाड़ी लेके घर से बाहर निकलना ही क्यों है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं चला सकते हैं, गाड़ी स्ट्रेस में है या थोड़ा सा परेशान है, तो आप बेहतर है कि घर में रह के आराम करें। अब गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी हमने देखा था, कराची का ही एक इलाका है, नया नाज़ाबाद का ये इलाका कहलाता है, जहाँ पे 2 छोटे कमसिन बच्चों के हाथ में एक बड़ी सी गाड़ी थी और वो दोनों बच्चों ने गाड़ी चलाई। अब जाहिर बच्चों का तो शौक होता है कि जी गाड़ी चलाना, और वो चलाते हुए जिस तरीके से गुजरे हैं तो कोई पहाड़ी सा इलाका था जहाँ पे वो गुजरे और वहाँ पे उनका एक्सीडेंट एक खातून को हो गया। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद वाली हम जो स्टोरी बता रहे हैं ना, इसमें जो शख्स हैं जिनसे ये एक्सीडेंट हुआ है उनका एक तो ताल्लुक अदलिया से है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो अगर वो वकील हैं या जो भी हैं तो उनकी एज इतनी तो होगी कि वो गाड़ी चलाते होंगे, और एक उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं था उस वक्त और शनाख्ती कार्ड भी मौजूद नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही था। और अब जो बात हम कर रहे हैं जिस तरीके से जो बच्चों की मैं आपको बता रहा था उसमें, अच्छा होता ये कि हमारे यहाँ जो ना एक बड़ा रिवाज है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो इतना जदोकोब करने की कोशिश करते हैं, और ये जो जदोकोब करने वाला मामला है इससे बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। अब उनकी एक सोशल मीडिया पे बच्चों की वीडियो है तो बच्चे ना बड़ा हैबत का शिकार थे। ऐसे में बच्चों को अगर प्यार मोहब्बत से बोला जाता कि आप नहीं गाड़ी चलाइए, आप अपने पेरेंट्स को बनाएं, उनके पेरेंट्स भी आ गए, जारी कराची में था। अब एज के हवाले से देखें तो बच्चे बहुत छोटे से थे वो, लेकिन इसमें वालिदैन का कसूर भी यह है कि वालिदैन ने कैसे दी अपने बच्चों को परमिशन कि वो गाड़ी चलाएं। लेकिन इसमें अब एज जो है बड़ी मैटर करती है, क्योंकि ज़ाहिर 17 साल से या 18 साल का अगर आपका NIC नहीं बना हुआ तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। और गुज़िश्ता रोज भी हम गुड ट्रांसपोर्ट पर जब बात कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि जी एज लिमिट HTV की जो है वो 25 साल बताई गई, 24 से 25 साल, क्योंकि 3 साल एक्सपीरियंस आपके पास नॉर्मल गाड़ी का होना चाहिए। और 2 से 3 साल कैसे गुजरेंगे जब 18 साल के बाद लाइसेंस बनेगा। तो यहाँ तो 18 साल के बच्चे होते नहीं है। और हमने देखा कि चिंची रिक्शों में भी अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे जो है वो चिंची और रिक्शे चला रहे होते हैं, और आने वाले जो देखते हैं कि जिस तरीके से एक्सीडेंट भी कब सबसे ज्यादा हमें उसी में नजर आ रहे हैं। ड्राइविंग के दौरान खास तौर पे आपने ख्याल ये रखना होता है कि आप सीट बेल्ट बांध के बैठें, उसके अलावा अपनी स्पीड को जो है वो आप नॉर्मल रखें। जब आप किसी शहरी इलाके में गाड़ी चला रहे हैं तो अपनी स्पीड को आपने नॉर्मल रखना होता है। दूसरी बात ये कि आपने जो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं ना खास तौर पे वो अपने जरूर फॉलो करना है। मौजिब शहरी जो है वो ट्रैफिक के रूल्स लाजमी फॉलो करें, क्योंकि देखें इस तरह के हादसात और कुछ नहीं, मासूम जाने चली जाती हैं। नहीं तो ये और ये नुकसान बड़ा छोटा सा नहीं है, एक गाड़ी का चले नुकसान हो जाए वो तो इंसान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन किसी की जान चली जाए और वो नुकसान जो है ना वो जिंदगी भर रहता है। ऐसे ही एक और स्टोरी हम शामिल करेंगे, लेकिन ये स्टोरी ऐसी है जिसने सबको हिला के रख दिया, बहका के रख दिया। और रात की ये तारीकी की बात है, गुज़श्ता 1 रोज़ कबल जो है ये वाक़या रोनुमा हुआ है। और ये वाक़या ऐसा है कि ये उमूमी तौर पे सर्दियों में पूरे पाकिस्तान में महसूस किया जाता है। लेकिन ये अलग बात है कि अब शहरी कराची में इस तरह की चीज़ें महसूस की जाने लगी हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो ज़मीनी जो सतह है क्या वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है, या दूसरा मरहला है कि जो हमारा मौसम है इसकी वजह से शायद चेंजेस आ रही है। तो कराची और बलूचिस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और शिद्दत 5.2 बताई गई है। अच्छा, ऐसे में एक और चीज़ ये भी सामने आई है कि जो ये 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला था लियारी की एक
इमारत भी उसमें दरारें पड़ गई हैं। तो यहाँ पे सवालात ये भी पैदा होते हैं कि जी शहर कराची में अब आने वाले वक्तों में जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी या तो वैसी बनाई जाए जो कि अर्थक्वेक जो है वो प्रूफ होनी चाहिए, ताकि या तो उसमें मटेरियल बहुत अच्छा लगा हुआ होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से लोग जो है उसमें गुजर बसर कर सकें। अब ये जो वाकया हुआ है गुज़िश्ता रोज, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि कराची के इलाके आया चंडीगढ़ रोड, लियारी, सदर, क्लिफ्टन, PECHS और DHA में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक साइड एरिया, टीपू सुल्तान रोड, पहलवान घोट, बहरिया टाउन में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके 12:51 पर महसूस किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक बताना है कि बलूचिस्तान के इलाके वंदर, हब, गडानी और सोमियानी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि चंद घंटे पहले सिबी और गर्दनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे और उसकी शिद्दत बताई जा रही 3.2। लेकिन अब जो कराची में ज़लज़ला है वो 5.2 हैं। तो रात भर हमने ये भी देखा कि लोग कलमा तैयबा का व्रत करते हुए बाहर निकल गए। ऐसे में हमने देखा कि सफूरा के साथ साथ बताया जा रहा था सादी टाउन और रिजविया सोसाइटी, यहाँ पे भी ये ज़लज़ले महसूस किए। देखिए, और हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि हमारी जो इमारतें हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है ना, उनकी बुनियादें जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। तो अब ये है कि जैसे कि अभी हम पिछले दिनों जो एक वाक़या पेश आया था कराची में और उसमें कितना जानी नुकसान हुआ था, उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई थी, उन्होंने बहुत सारे जो है वो पुरानी इमारतों को मिसमार करने का ऑर्डर मतलब हुआ था सारा। तो ये कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी शहरी हैं या जो हम कराची में रहने वाले हैं वो खस्ता हाल जो इमारतें हैं उनको खाली कर दिया जाए, ताकि जानी नुकसान से जो है ना वो, क्योंकि देखिए एक ही दफा में अगर आपको लगता है कि वो बिल्डिंग खराब है, खस्ता हाल है, पुरानी है, तो आप खुद ही कोशिश करके जो है वहां से निकल जाया करें, क्योंकि जानी नुकसान जो नुकसान है वो तो फिर आपका ही होना है ना, क्योंकि हम वहाँ रह रहे होते हैं, हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज, हमारे जहाँ कारोबार जो भी। तो इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो नई कंस्ट्रक्शन अब की जा रही है तो हमें देखते हैं 2 दिन के अंदर एक जगह खाली पड़ी होती है और फिर आप जाएं तो विदिन 1 महीना मतलब 1 महीना गुजरता नहीं है और आप ये देखते हैं कि 1 महीने के अंदर जो है बिल्डिंग तैयार हो जाती है या 2 मंजिला इमारत की जो है ना वो छतें डलना शुरू हो जाती है। नाकिस चीजें भी मटेरियल जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, जो इस जो ज़लज़ला है या इस तरह इसकी जो शिद्दत है उसको वो सह नहीं पाती है। ज़ाहिर है जब बाहर क्या होता है कि पहले टेस्टिंग की जाती है ना, उसके बाद कहीं जाके जो है ना वो पहले से दे दिए जाते हैं, नक्शे बना दिए जाते हैं, लेकिन जब उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि जी 4 मंजिला के नाम पे जो है 6 मंजिला 8 मंजिला भी जो है ना इमारतें बना दी जाती हैं। तो भाई इससे इज्तनाब करना होगा। शहर कराची में तो वैसे ही जो है हम देखते हैं कि अब आबो हवा बड़ी मुख्तलिफ है, तो ऐसे में जो बिल्डिंग्स वाले एरिया है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अब ये नहीं होनी चाहिए, जो है वो दिन ब दिन देखें ना चेंज होती जा रही है। तो हमें फिर उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को भी तैयार रखना है, ताकि हम आने वाले हादसे से या कुदरती आफत से कुछ ज्यादा नहीं, कुछ नुकसान तो हम अब अगर हम गुलिस्तान जौहर ही देख लें तो गुलिस्तान जौहर एक ऐसा एरिया जिसको इमारतों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि आप देखिए वहां पे आपको फ्लैट्स के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएंगे और हर फ्लैट्स 6, 8 या 13 मंजिला या 12 मंजिला से कम नहीं और है। पुराने भी कितने हैं ना, कितने अरसा पुराने हैं, 20-20 साल पुरानी इमारतें हैं। तो जाहिर है जब ज़लज़ला आएगा तो वो 20 साल पुरानी इमारत कहाँ बर्दाश्त कर सकेगी। इसके लिए जो है वो एक अवेयरनेस के साथ साथ हुकूमती सतह पे जब तक ये चलान नहीं होंगे तब तक के लोग भी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे लोगों में ना ये एक है सेंस कि जब तक कि उन पे भारी भरकम चलान ना जो इससे मुतालिका जो इदारे हैं ना उनको भी चाहिए कि अगर आप 4 मंजिला की इजाजत दे रहे हैं तो वो 4 ही बननी चाहिए, उससे 5 और 6 और 7 फिर 8, 9 पे नहीं जाना चाहिए। वो असल में मामला पे बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। जब 1-2 मंजिलों की बात आ जाती है तो फिर वो मुकमुका हो जाता है, कभी जो है वो एनवेलप्स की बात हो जाती है, कभी कुछ मामला हो जाते हैं। तो ये वो अंदर वाली बातें जो है आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो हमसे बराह रास्त सुन रहे हैं। तो प्रोग्राम में और भी हमारे पास स्टोरीज हैं जो हम शामिल करेंगे, लेकिन अब ये वक्त हुआ है ब्रेक का। तो जी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और बातचीत का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। हम बात कर रहे थे कराची में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से। बिल्कुल जी, और वहाँ हम ये देख रहे थे कि तब्दीली करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुका है। ऐसे में नई डेवलपमेंट्स करनी पड़ेंगी और इसके साथ साथ नई स्कीम्स भी लॉन्च करनी पड़ेंगी। शहर कराची में से बड़ा कंजस्टेड हो गया है, तो अब शहर कराची से बाहर भी जो है नई हम देख रहे हैं कि जिस सोसाइटी से स्कीम्स तैयार हो रही है, तो वहाँ पर जो काम हो रहा है वो हम
देख रहे हैं कि जी वो बैरून मुल्क की तर्ज का हो रहा है, तो शहर कराची में भी अब इस तरह के काम होने चाहिए। लेकिन ऐसे में शहर कराची जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है, और अगर माशी हब की बात करें तो पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला जो शहर है वो शहर कराची है। ऐसे में शहर कराची के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर IMF का कर्जा उतारना है तो शहर कराची को बेहतर करना होगा। ये एक और स्टेटमेंट सामने आई है, MQM के रहनुमा है मुस्तफ़ा कमाल है, विफाकी वजीर सेहत भी हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक बड़ा हमने देखा कि मेयर कराची भी रहे, और मेयर कराची रहने के बाद उन्होंने बहुत सारे काम भी करवाए। ऐसे में अब वो शहरी कराची को ओन करने की बात तो करते हैं, लेकिन अब उनका एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि जी IMF हल नहीं है, अगर हम कर्जे लेते रहेंगे फिर इंटरेस्ट के साथ देते रहेंगे तो और वक्त प्रोलॉन्ग होता चला जाएगा तो हमारी अपनी साख्त है वो स्ट्रांग नहीं रहेगी। ऐसे में हमें शहर कराची को बनाना होगा, इसकी पोर्ट्स के लिए काम करना होगा, इसके कारोबार को हमें और ज्यादा वुसअत देनी होगी। उन्होंने कहा कि जी कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाओ, मौसमी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता। बहुत बड़ी बात है। दूध देने वाली गाय का अगर लफ्ज इस्तेमाल किया, ये जो मुहावरतन बात कही है, बेसिकली शहरी कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए आते हैं, यहाँ के कमाते हैं, बैठते हैं, बातचीत भी कर रहे होते हैं, बल्कि और शहरी कराची को बुरा भला भी कहते हैं। ऐसे में हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शोबिस शख्सियात ने शहरी कराची के लिए बहुत कुछ अलग भी कहा, लेकिन वो अपना काम करने के लिए शहरी कराची मेरा ख्याल है 70 से 75% जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना वो शहर कराची से ही किया जाता है। तो जाहिर जब एक शहर पूरे मुल्क को चलाने की वसअत रखता है तो उसका ध्यान रखना भी तो हमारा ही फर्ज है ना। फर्ज है। और ऐसे में जो अभी चैमा गोइयां सामने आ रही थी जिसमें सूबों के हवाले से बात की जा रही थी, 28वीं तरमीम के मामला भी सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी नजरसानी की जा रही है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मेरे दौर में मेयरशिप में कराची का शुमार 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में होता था। कराची आज रहने की बदतरीन जगह है। शहर की ये हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। कराची की तमाम सूरत हाल मैं खुद वाकिफ हूँ, खुद मैं इससे जानता हूँ। ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कराची में जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब मेरा दौर था तो सड़कें भी बनी हुई थी और हालात आज से कुछ बेहतर थे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जहाँ अगर आप मेयरशिप की बात करें, जैसे अभी जो मेयर हैं तो वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं सड़कों, देखें हम जब भी निकलते हैं घर से तो हमें जगह जगह तरक्याती काम होते हुए नजर आते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी जगहों पे ज़ाहिर कुछ अरसा या कुछ वक्त लगेगा उन चीज़ों को सेटल डाउन होने में, उन चीज़ों को तनकीद के बजाय अगर मैं कहूँ कि मिलकर काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मिलकर काम करेंगे तो शहर कराची और अच्छे तरीके से पूरा मुल्क हमारा अच्छा तरक्की करेगा जब हम सब मिलकर एक हम आवाज होकर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खास करके ना हम ये देखते हैं कि जी फरा, जहाँ आपने बहुत अच्छी बात की कि हम देखते हैं इफ्तिताही मंसूबे बनाए जाते हैं, अभी भी तरक्याती काम होते हैं, लेकिन बहुत डिले है, बहुत ज्यादा डिले है। ये जो डिले है ना कराची के लिए डिले, क्योंकि एक चलता हुआ शहर है, तेज शहर है, इस तेज शहर को कोशिश ये होता है कि जी इसके लिए तेजी से काम किया जाए ताकि तेजी से तरक्की करता हुआ दिखाई दे। अब वही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार कहा था कि जब मैं वजीर आजम बनूंगा तो मैं इसे पेरिस बनाऊंगा। तो हम ये पेरिस कब देखेंगे? हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में या आने वाले कुछ ऐसा ही है। मैं यही कहने लगी थी कि आने वाली जो वो होगी ना नई नस्लें होंगी, शायद वो पेरिस देख लें। अभी जो हालात देख रहे हैं वो आप खुद बताएं, लगता है मोहनजोदड़ो जैसे हालात लेकिन इसके लिए फिर भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से गुजारिश है वो यही है कि सड़कों के लिए तवज्जो दें, क्योंकि सड़क से होते हुए तमाम लोग जा रहे होते हैं। क्योंकि हर जब भी देखते हैं ना जब बारिशें होती हैं तो सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। बात करें अगर मेन होल्स की तो उनके ढक्कन मौजूद नहीं होते हैं, खस्ता हाल सड़कें होती हैं। और ट्रैफिक की अगर बात करें तो इतना ज्यादा ट्रैफिक है और अगर सड़क पर चलने की जगह ही ना हो, ठीक है तरक्याती काम भी अपनी जगह, लेकिन उसका नेमो बदल भी तो हमें चाहिए ना, फिर हम उस चीज को यूटिलाइज कैसे करें? ऐसा ही है। और आने वाले वक्तों में हम ये देख रहे हैं कि जी बारिशों के हवाले से अगर बताएं तो जब ये बारिशों की बात करते हैं तो अभी जो लास्ट एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो 145 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और ये जो शहर कराची का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो 70 से 80 या 85 जो है वो समझ लें कि बारिश की जो ये पेशगोई की जा रही होती है ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो ऐसे में कोशिश तो करनी चाहिए कि सबसे पहले इसके
इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाए। बर्दाश्त की बात अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि भाई नई नई बसें भी आ रही हैं, डबल डेकर आ रही हैं, ईवी आ रही है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारे पास तो सड़कें उस तरह की मौजूद ही नहीं ना कि डबल डेकर चल सके या इस तरह की ईवी बसेस चल सकें। तो पहले हमें जो बिल्कुल स्टैंडर्ड बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले हमें बेहतर करना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी तरह हम देख लेते हैं यूनिवर्सिटी रोड का हाल, जिसमें हमने गुज़िश्ता रोज भी आपको बताया था कि अब वो कहते हैं ना, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो ये वो वाली बात तो थी। दर्द मैं आपको बता नहीं सकती कि हम कैसे जुबाते हैं। सैयद मुराद अली शाह और उसके साथ मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब और पूरी और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने दौरा किया। अब ये दौरा तो आप लोगों ने किया और दौरे के बाद आपने कहा कि जी इंतजामात हो रहे हैं, लेकिन जब भी कभी सवाल किया जाता है सुन हुकूमत से BRT मंसूबे के हवाले से, तो हमने ये भी देखा शर्जील इनाम ईमन साहब के भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जी ये तो विफाक का मंसूबा है, विफाक जाने, विफाक की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो जब काम होता हुआ दिखाई नहीं देता या काम में रुकावटें आती हैं, आप विफाक को बोल देते हैं, और जब कोई अच्छी चीज होने लगती है या कुछ आपने अच्छा काम उसमें होता हुआ दिखाई देता है, क्रेडिट आप ले लेते हैं। तो ये अवाम बाखूबी हर चीज जानती है, वाकिफ है। देखिए बात अवाम की हो या बात विफाक की हो या सूबाई हुकूमतों की हो, परेशानी का सामना हम अवाम को होता है, तो उसका काम आप ये भूल जाते हैं कि कराची को, पूरे मुल्क को चलाने वाला शहर कराची है, जो कि क्या कहते हैं घर के बड़े बेटे का किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कराची जब तक बनेगा नहीं तो तब तक पूरा पाकिस्तान तरक्की करता हुआ दिखाई भी नहीं देगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और स्टोरी की जानिब बढ़ जाएं, या हम अब क्या ब्रेक पे जाएंगे, क्या करेंगे अभी? हम अभी हम बड़ी स्टोरी पे जाएंगे, तो हम वही 14 रुपए वाली स्टोरी पे चले जाएं, जो 14 रुपए हमने देखा कि जी फी लीटर कमी का ऐलान किया है। शायद मुझे लगता है हमें उस स्टोरी पे जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हमने सड़कों की बात की, खुशी की खबर मैं देना चाहती हूँ मुख्तार, हमने डबल डेकर की बात की, जहाँ हमने सड़कें बनाने की बात की, वहाँ पेट्रोल की बात करना अगर हम करें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। 3 से 4 दिन तक ये बहुत ज्यादा जो है ना फरा मुझे तंग कर रही थी कि जी आप कीमतें कमी नहीं करते, कीमतें कमी नहीं करते। अब कमी आ गई ना, तो मैं तभी कह रही हूँ कि खुशखबरी है तो मैं सुनाती हूँ ना हमारे नाज़रीन को। ऐसे कुछ हुआ है कि हुकूमत ने डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वफाकी वजारत तवन्नाई की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है, और फी लीटर कमी के बाद फी लीटर डीजल की जो नई कीमत है वो 265 रुपए 65 पैसे 14 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज हम देख रहे हैं, डीजल पे किया ना भाई, पेट्रोल पे भी कीजिए, क्योंकि 14 रुपए आपने डीजल पे कम कर दिए। डीजल पे तो बड़ी गाड़ियां चलती हैं। अब यहाँ पे मामला आते हैं कि अवाम जो है ना वो हर चीज को बाखूबी समझती है। एक जानिब हम देख रहे हैं गुड ट्रांसपोर्ट के मामला सामने आ रहे हैं। 14 रुपए कम करने का मकसद ये हुआ कि गुड ट्रांसपोर्ट के साथ मामला बना लिए जाए, क्योंकि डीजल के ऊपर हम देखते हैं कि मज़दार ट्रक जो है वो डीजल पे चलते हैं। अब आम गाड़ियां जो लोगों की है वो तो चलती हैं पेट्रोल पे, तो पेट्रोल पे भी कीमतें कम कर दें, क्योंकि जो आप लोगों ने बताया है कि जी इसलिए कम की जा रही हैं कीमतें क्योंकि जो मसनूआत हैं जो खास करके जिनसे ये ग्लिसरीन हो गई या जिससे ऑयल हो गई, तो हम ये देखते हैं कि इसमें खास करके जो है ना 14 रुपए जो कम किए हैं वो डीजल के लिए किए गए हैं, और गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के जो मामलात है ना ताकि वो भी सेटल्ड हो जाए। मुझे ऐसा होता है कि पहले ऐसे होता था कि जब किसी भी चीज की कीमत में कोई कमी आ जाया करती थी तो उसका थोड़ा बहुत फायदा जो है आवाम को होता था। जैसे अगर हम डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो जब उनकी कीमतों में जब कमी होती है तो आवाम को कुछ ना कुछ पहले फायदा मिल जाया करता। पर अब ऐसा है कि अगर पेट्रोल की कीमत में कुछ कमी हो रही है, डीजल की कीमत में कुछ कमी हो रही है, तो जो किराए हैं या जैसे दूर दराज शहरों में लोग सफर करते हैं तो उनके किरायों में मजीद इजाफा हो जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो फैसला कर रहे हैं उससे आवाम को किस तरह से फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने ये भी सुना होगा जब कभी आप ऑटो रिक्शा या कभी आप देखें कोई भी कन्वेंस करें तो जब पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम भी हो जाए, अब जैसे डीजल की कीमत कम हो गई है, आप अगर कोई गाड़ी हायर करते हो ना, आप बोलते हैं कि जनाब मुझे यहाँ तक जाना है, अब तो डीजल की कीमत कम हो गई, तो वो फौरन से आपको कहेगा भाई मेरी गाड़ी तो पेट्रोल पे चलती है। इसी तरीके से सीएनजी वाले जो थे, जब सीएनजी की कीमतें बढ़ने लगी तो ऐसे हमने देखा कि वो कहता है भाई हमारा पेट्रोल पे नहीं, हम तो सीएनजी पे चला रहे हैं, तो इसलिए हम कीमत अच्छा वो अगर वो उनको मुंह मांगी कीमत ना दी जाए तो फिर वो कहते हैं देखें ना सीएनजी इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, इतना, और फिर वो इनके पास ये बहाना भी होता है कि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं बाजी, वहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो ये बात भी उनकी काफी हद तक ठीक है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके ऊपर हम अगर देखें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टर्स का निज़ाम चला रहे हैं या संभाल रहे हैं कि वो एक चेक एंड बैलेंस रखें कि इतना किराया है या इतना जो भी अगर ज़्यादा लिया जा रहा है तो उसमें कमी बेशी की जाए। गुज़िश्ता 2 साल और एक साल पहले की अगर मैं बात करूं तो शर्जील इनाम इवन साहब ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया था। जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी तो ट्रांसपोर्टर्स के पास उन्होंने एक वेरिफिकेशन के लिए लोगों को भेजा था और बाकायदा तौर पर किरायों की कमी ईद का दौरान जो हमने देखा बसों की चेकिंग भी की गई और उसके बाद उन्होंने पैसे रिटर्न करवाए थे। तो ये बहुत अच्छा इकदाम था। देखिए जहां अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं तो वहां बताना जरूर चाहिए कि जी ये बहुत अच्छे इकदाम हैं जो आवाम की भलाई और आवाम के लिए किए जा रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज। अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट स्टोरी पे जाएंगे और अब हम बताएंगे मैक्सिको के हवाले से कि मैक्सिको में एक अफसोसनाक हादसा हुआ है जिसके हवाले से आपको बताएंगे। अब जहां हमने बात की राइट ब्रदर्स जो है उन्होंने एक जहाज बनाया, फिर वो जहाज जो है वो तख्लीक करने के बाद हम ये देख रहे थे कि जी अब जहाज का सफर आसान हो गया, वहीं छोटे छोटे जेट्स भी आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो छोटे छोटे जेट्स जो हैं जब वो गिर जाते हैं तो फिर नुकसान भी जाहिर है उसी तरह का होता है। वस्ती मैक्सिको में एक छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान गिरकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा मांथियो आरिंको के सनती इलाके में पेश आया जो कि टोलोका एयरपोर्ट से तकरीबन 5 किलोमीटर और मैक्सिको सिटी से 50 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। बिल्कुल तैयारे ने बहरुल काहिल के साहिली शहर से उड़ान भरी थी जबकि हुकाम के मुताबिक तैयारा 1 फीट बॉल ग्राउंड में लैंड करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वेयर हाउस की छत से टकरा गया जिसके बाइस शदीद आग भड़क उठी और आग लगने के बाइस इलाके से तकरीबन 130 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तो बाल बाल जो है वो एक जेट तो चले तैयारा जो था वो तो गिरा लेकिन लोगों की जान महफूज हो गई। 130 लोगों को उसी वक्त जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। अब वो वेयर हाउस में गिर गया, उसी के बराबर में एक फुटबॉल ग्राउंड था जहां पे उसे आना था। अब वो फुटबॉल ग्राउंड में तो नहीं आ सके लेकिन जाहिर है कि इस तरीके से तो हो जाता है, ये हादसाती तौर पे होता है। कभी कभी देखिए टेक्निकल खराबी होती है तो जहां जिद्दत आ रही है, जहां पे हम देख रहे हैं कि जी अच्छे तरीके से जो है हवाबाज मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन वहीं पर ही हम ये भी देख रहे हैं कि अब जो इस तरीके की मिस्टेक होती है तो ये मिस्टेक जो है वो हम ये देख रहे होते हैं कि इस मिस्टेक से काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। वहीं जब फुटबॉल की बात आई है तो फुटबॉल के हवाले से एक और बड़ी अच्छी खबर हमारे पास है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ हमें ब्रेक पे जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही है फुटबॉल के हवाले से और हमारे जो सबसे फेवरेट मेसी हैं उसके हवाले से बड़ी गुफ्तगू भी रहेगी हमारे प्रोग्राम में और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भारत से जो हम आपसे शेयर भी करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाजरीन। आई एम सॉरी मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वेलकम बैक अगर आपने कर दिया तो कोई ऐसी बात नहीं लेकिन ये जो स्टोरी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में बता रहे थे। जी क्या बताएंगे? बिल्कुल ऐसी है कि भाई मेसी ने कुछ दिनों पहले भारत का दौरा किया और जिस दौरान जो है वो बहुत ज्यादा बदनज़मी पैदा हो गई थी। भारत में उनके निजी जहाज के चर्चे बड़े जो है ना इस वक्त आ रहे हैं और उनकी कीमत जो है उसको भी हैरान कर दिया। अर्जेंटीना के शहर आफाक स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी 13 दिसंबर से दौरे भारत पर हैं। इस दौरे में जहां मेसी की एक झलक देखने के लिए मदाओं की कतारें लगी हुई थी उनका 10 नंबर वाला जाती जेट भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मेसी का पुरताइश और मुनफरिद जेट न सिर्फ फुटबॉलर की जायदाद में शामिल एक महंगा तरीन असासा है बल्कि ये उनकी ख्वाहिश और मर्जी के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। क्या बात है। अच्छा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग वाली ये है इसमें कि फरा उन्होंने कहा 10 नंबर वाला तैयारा। अभी जो 10 नंबर वाले तैयारे की बात आ रही है आपको पता है कि लकी नंबर्स भी इनके बहुत बिल्कुल ऐसे ही फुटबॉलर्स होते हैं तो हम देखते हैं कि फुटबॉलर्स के लकी नंबर्स बल्कि अब जितने अदाकार हैं उनके भी हमने देखा है कि जी लकी नंबर्स होते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जी एक अदाकार है हमारे वो अपना लॉकेट जो पहनते हैं उस पर उनका एक नंबर लिखा हुआ होता है तो ये उनका एक लकी नंबर है। इसी तरीके से आपका भी है कोई लकी नंबर? मेरा लकी नंबर मैं इस पे बिलीव तो नहीं करता लेकिन वो कहते हैं कभी कभी आदात जो आपके होते हैं ना अगर एक से सिमिलर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं तो फिर समझ लें कि वो आपका एक सिमिलर जो नंबर उसमें से वो आपका लकी नंबर है। तो मेरा तो वैसे 9 है। आपका क्या है? मेरा आई थिंक 14 है। मुझे ऐसे लगता है कि जो 14 की डेट होती है ना मेरे लिए वो अक्सर अच्छी साबित होती है। बात है भाई और 14 फरवरी भी आ रहा है ऐसा भी है। अच्छा जी चले जो सिलसिला है खास करके मेसी के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब जहां दौरा उनका शुरू हुआ 13 दिसंबर से ये तो इंटरेस्टिंग था कि जी जिस तरीके से वो जो उनका स्टैंडर्ड है जिस तरीके से वो रहते हैं जिस तरीके से उनके पास अपनी समझ लें कि जायदादें हैं उस हिसाब किताब से तो उनका जो जहाज है वो तवज्जो की मरकज बना हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है इसमें कि भारत जो है वो भी बड़ी तवज्जो का मरकज है। अब वो ये है भारत क्योंकि
भारत में हमने ये चीज़ देखी है कि भारत के अंदर जो है वो इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से आपने बताया ना कि जी कतार दर कतार लोगों की लाइन लगी हुई थी, वो तो लगी हुई थी, लेकिन सिक्योरिटी की बदनज़मी के इतने इंतजाम, मतलब इतनी बदनज़मी थी वहाँ पे कि एक तो लोग आपे से बाहर हो गए और उसके बाद मेसी की एक झलक के लिए लोगों ने जो बदतमीजी की है, वो कहते हैं ना कि अवाम जो होती है, अवाम का रद्द-ए-अमल या अवाम का जो एक अमल होता है उससे जाहिर होता है कि ये कौम और यहाँ के लोग कैसे हैं। तो भारत वैसे ही हम देखते हैं कि जी तहजीब और तमद्दुन के मामलात अगर देखें तो उसमें भी वो रिवायात को भूल जाता है और फिर वो इल्ज़ाम तराशी भी करता है। जब आपके मुल्क में कोई मेहमान आया हो और आप फिर इस तरह का अगर रवैया रखें तो फिर आने जो अब मेसी के बाद अगर कोई आना चाहे तो वो भी नहीं आएगा। आप जिस तरह से कुर्सियां तोड़ रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं और अजीब ही किस्म की नारेबाजियां कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से मोहब्बत का इजहार तो नहीं हुआ ना, आप नुकसान कर रहे हैं चीजों का। तो मेरा ख्याल है एक अगर आप मुहब्बे वतन है, अगर आपको अपने मुल्क से प्यार है और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपके मुल्क का नाम रोशन हो, तो अगर कोई मेहमान आपके मुल्क में आ रहा हो और आप इस तरह की हरकतें करें तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब एक और चीज़ है कि जिस तरीके से हमने देखा कि मेसी जो है वो भारत आए और भारत में आने के बाद तमाम तो सूरत हाल हुई, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो PSL का जो हमारा मैच है, PSL के हवाले से अगर बताएं तो PSL 11 जो है वो भी अब शुरू होने वाला है। और PSL 11 के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे अच्छी चीज़ है कि न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ और इस इवेंट में हमने देखा कि पाकिस्तान ने मेज़बानी की। क्या मेज़बानी की है, तमाम प्लेयर्स, तमाम 24 शख्सियात वहाँ मौजूद थी। और PSL के हवाले से हमने ये भी देखा कि आगे खास करके उस जो PSL के हवाले से न्यूयॉर्क का जो स्ट्रीट है वहाँ पे भी PSL के जो है ना लोग फैन नजर आए। तो पूरी दुनिया भर में PSL का नाम अब रोशन हो रहा है और PSL 11 के हवाले से कहा जा रहा है कि आने वाले साल में होगा। वहीं फुटबॉल के हवाले से 2026 जो है ना साल कहा जा रहा है कि जी ये साल जो होगा ये भी फुटबॉल के हवाले से बड़ा जबरदस्त साल रहेगा। ऐसा ही है, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट स्टोरी हम यही बताना चाह रहे थे कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में PSL के रंग बिखर गए और ट्रॉफी की शानदार नुमाइश की गई है। लंदन के बाद जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर, आपको जैसे कि पता है वहाँ का टाइम्स स्क्वायर बहुत फेमस जगह है। PSL के रंग बिखर गए। ट्रॉफी नुमाइश पर शदीद सर्दी के बावजूद फैंस की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। PSL की ट्रॉफी की टाइम्स स्क्वायर में नुमाइश हुई। उसके अलावा जितनी सर्दी वहाँ इस वक्त हो रही है ना, फैंस की बहुत बड़ी कतार वहाँ पर मौजूद थी। ट्रॉफी में को खुसूसी बस के जरिए टाइम्स स्क्वायर ले जाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, PSL के CEO सलमान नसीर के अलावा कौमी टीम के खिलाड़ी शान मसूद, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, साइम अयूब, सऊद शकील और इब्रार अहमद भी इस मौके पर वहां पर मौजूद थे। क्या बात है भाई, बड़ी रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और ऐसे में लगता है कि इस साल जो PSL होने वाला है PSL 11 हमें ऐसा लगता है कि इस बार बहुत शानदार तरीके से होगा। लेकिन एक इंतजाम करना ज्यादा जरूरी है कि शहर कराची में जब ये स्टेडियम के पास हो तो सिक्योरिटी के साथ साथ ये देखें कि जो ट्रैफिक का निजाम है ना, मैं तो ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनिवर्सिटी रोड बना दिया जाए ताकि उससे आसानी ये हो कि लोगों की आमदोरफ्त हमारा इस तरह का है ना PSL, जब हमारे पूरे मुल्क में एक जश्न का समा होता है, हम क्रेजी हो जाते हैं क्रिकेट के लिए, स्पेशली जब हमारी अपनी क्या कहते हैं जो टीम्स हैं, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स हो गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गई, लाहौर कलंदर्स, तो हम एक अलग ही जज्बा और एक जुनून आ जाता है क्रिकेट के लिए हमारे दिलों में। कराची ही मेरी फेवरेट है और कराची के साथ ही मैं होता हूँ। आप ये बताएं कि आपको कौन सी पेशावर ज़ल्मी? मुझे पेशावर ज़ल्मी बहुत, क्योंकि शाहिद आफरीदी की फैन हूँ, तो मैं शुरू से उनको जो है ना पेशावर ज़ल्मी। क्या बात है भाई। अब शाहिद आफरीदी की अगर बात करें तो शाहिद आफरीदी को कौन पसंद नहीं करता, पूरी दुनिया में उनके फैन हैं। जिस तरीके से हम अभी फुटबॉलर्स की बात कर रहे थे तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सबसे ज्यादा मांग है पूरी दुनिया में और हमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा फैंस उन्हीं के हैं। अच्छा, भारत के भी एक प्लेयर है जिनकी सबसे ज्यादा लोग फैन फॉलोइंग भी है और लोग उनको पसंद भी करते हैं। अब दूसरी वजह उनकी ये भी है कि उनकी जो होने वाली जो हो चुकी है वाइफ, वो फिल्म इंडस्ट्री से जो है वो वाबस्ता है, जिसकी वजह से उनकी शोहरत में जो है वो चार चांद लग चुके हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूँ और जब वो भी जब सड़क पार कोई भी हो, अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी हैं तो भारत में हम देखते हैं विराट कोहली हैं। लेकिन मामला वही है कि शाहिद आफरीदी की जो फैन फॉलोइंग है वो पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम एंटरटेनमेंट की अब जो खबर है वो शामिल करने के लिए जा रहे हैं।
तमाम लड़कियों का सबसे फेवरेट जो है ना, हम बोलेंगे कि जो सॉन्ग्स होते हैं आप लोगों को बड़े पसंद आते हैं। हम जितनी भी स्टोरीज लगा दें, जितनी भी स्टोरीज देखें लड़कियों की, या टेलर स्विफ्ट का गाना अगर किसी स्टोरी पे लगा हुआ है ना, तो समझ जाए कि वो किसी लड़की की प्रोफाइल है। अच्छा, अक्सर लड़के भी जो है ना वो लड़की बन के प्रोफाइल बना रहे होते हैं, या लड़के होते हैं वो लड़की की प्रोफाइल बना रहे होते हैं। लड़कियां तो नहीं, लड़के भी बहुत बड़े फैंस होते हैं, क्योंकि उनके गाने जो है ना, आप सुनते हैं उनके गाने? मैंने उसका जी 15 जो उसका गाना था वो मुझे बहुत अच्छा लगता मुझे था। भी बहुत। और इसके साथ साथ जो लव एक उनका आया था ब्लैंक स्पेस के नाम से, वो भी बड़ा मुझे पसंद आया था। काफी उसका रेड एल्बम भी बहुत मशहूर हुआ बहुत था। मशहूर हुआ था। अब एक जगह तो वो बहुत ज्यादा फेमस है, वो इतनी बड़ी भी नहीं है, अब तो मेरे ख्याल से वो हो चुकी होंगी, क्योंकि 1989 में उनकी जो है वो पैदाइश थी, तो अब वो 34 इयर्स की हो चुकी है। मतलब 34 साल या 33 साल की उम्र में एक लड़की इतना बड़ा नाम कमाने के बाद अब जो वो काम कर रही है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब मैं बात करूंगा बोनसेस के हवाले से। टेलर स्विफ्ट के अमले की चांदी हो गई है, क्योंकि गुलकारा ने 19 करोड़ 70 लाख डॉलर्स का बोनस दिया। उनकी पूरी टीम है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज होती है, जब तक आपके पास टीम ना हो ना, तो काम करने में मजा नहीं आता। अब जो वो कभी भी कोई अपना एल्बम बना रही है, या वो कभी भी कोई शूट कर रही है, उनका जो प्रोड्यूसर है या प्रोड्यूसर के साथ पूरी टीम है, कंटेंट क्रिएटर जो उनके साथ मौजूद हैं, जो उनके मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, राइटर्स हैं, उनके जो स्टाइलिस्ट हो गए, वार्डरोब को रेडी करने वाले लोग हैं, तो उनकी इतनी बड़ी एक टीम है कि एक टेलर जिनको वो साथ लेके चलती हैं अपने पूरा, मतलब उनका एक क्रू है जो उनके साथ जाता है। जब भी वो, अभी जैसे कि आप बता रहे थे ना कि कुछ ममालिक में उन्होंने कॉन्सर्ट्स किए, फिर उससे वो रकम जमा हुई, तो आप बताएं ना। उसमें से उन्होंने जो है ना 19 करोड़ 70 लाख डॉलर जो है वो बोनस अपने जो सिर्फ अपनी टीम थी ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के इक़दामात ने एक अहम इक़दाम उन्होंने किया कि मद्दाहों समेत हर किसी को जो है वो दंग कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी टूर में टिकटों से 2 अरब डॉलर कमाने वाली अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने अपने अमले को 19 करोड़ 70 लाख डॉलर देने बोनस देकर एक बड़ा कमाल किया है। अब एक और जाने वो ये भी कह रही हैं कि जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है 36 बरस की वो गुलकारा है। अब जब गुलकारा की बात आ रही है, वो 21 ममालिक में 149 कॉन्सर्ट किए हैं उन्होंने, जबकि 179 मिलियन डॉलर्स बोनस के ऐलान पर अमले की आंखों में खुशी की आंसू उमड़ आए हैं। टेलर स्विफ्ट ने अपने अमले को बोनस के साथ इज़हार तशक्कुर का खत भी लिखा है। आज के हम लोग भी फिर किसी टेलर स्विफ्ट के एक उसमें होते तो क्या बात ही, हमारे भी बोनसेस अच्छे लगते हैं। बोनसेस तो हर जगह मिलता है। अच्छा यार, डॉलर्स की बात हो रही है, बोनसेस की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी गुजरावाला में एक शादी में जो है वो डॉलर और दिरहम उड़ाए गए। क्या बात तो मैं चाहूंगी कि अगर हम थोड़ी सी इस पे भी बात करें, एक शादी में पाकिस्तान समेत कई दीगर अच्छा, स्क्रीन पे भी बराह रास्त मनाज़िर आप देखें, आपको हम वीडियो के आप देखें कि किस तरीके से जो है ना वो डॉलर्स उड़ाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये डॉलर्स जो है ना वो खास करके अगर देखें कि ये डॉलर्स की जो बरसात हो रही है ना, वो ऐसा कभी कभी हम कहते हैं वो नकली नोट होते हैं, तो कहीं वो नकली नोट तो नहीं है? नहीं, नकली नोट नहीं है ये तो असली, मुझे तो ये असली लग रहे हैं डॉलर और दिरहम। अच्छा, देखे ना जिस तरह से, हाँ, जिस तरह से लोगों का रश है और जिस तरह से लूट मार का चक्कर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि असली होंगे। जाहिर सी बात है। हम बात करें कि गुजरावाला के एक शहर है, पहलवानों का शहर गुजरावाला को कहा जाता है, वहां पर इटली प्लट नौजवान की शादी में डॉलर और दिरहम उड़ते रहे और सैकड़ों की तादाद में लोग करेंसी लूटते रहे। एक शादी में पाकिस्तान समेत कई दीगर मुल्कों के नोटों की बारिश का मंजर जो है वो देखने वालों को हैरान कर गया है। लोगों को नई गाड़ियों पर चढ़कर पैसे लूटते रहे। जीटी रोड पर मैरिज हॉल में महंगाई के दौर में नोटों की बारिश ने हंगामा मचा दिया। गाड़ियां भी पैसे समेटने का जरिया बन गई। क्या बात है। अच्छा, ये सारी चीजें तो आई हैं। अच्छा, ये जो ट्रेंड है ना, ये हमने देखा कि पहले वो नकली नोटों से आया था, वो ये टिकटॉकर्स ने निकाला था, लेकिन ये तो असली नोटों की बारिश हमें नजर आ रही है। अच्छा, अरब कंट्री में जैसे ऐसे होता है कि बहुत जब उनके यहाँ कोई शादी हो रही होती है ना, तो उनके यहाँ भी सिक्के लुटाए जाते हैं, सोने के सिक्के, हाँ, सिक्के लुटाए जाते हैं, जिनको हम अशरफियां भी कहते हैं, वो लुटाए जाते हैं। तो अब ये ट्रेंड जो है वो टिकटॉक से मुतासिर होकर उन्होंने अपनाया है। या अगर जैसे हम गुजरावाला की बात करें तो ये इसका क्या मतलब हो सकता है, शादी में पैसे उड़ाना खुशी में? अच्छा, ये तो एक दिखावा भी है और कुछ लोग खुशी में भी उड़ाते हैं, लेकिन इसके बाद जो बुरी खबर है ना वो ये आ चुकी है कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एफबीआर के बड़े-बड़े नोटिस जो है ना टिकटॉकर्स को भी गए, जिन्होंने बड़ी जो हम कहेंगे आलिशान शादियां की। फिर इसी तरीके से वो लोग जो कि अभी भी नोट निछावर कर रहे होते हैं, अब इसमें सख्ती से पाबंदी भी लगा दी गई। पहले तो हम ये देखते थे ना कि शादियों में 4-4, 5-5 डिशेज होती थी खाने पीने की, वो चले एक अलग बात है। अब वो भी उन्होंने एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई कि भाई 1 डिश ही रखी जाएगी पंजाब में, आपको पता है। और अब ये फिर शादियों में नोट लुटाने की बात हो रही है, तो इस अब आपको एहतियात से काम लेना पड़ेगा।
ऐसा ही है, कवाली नाइट देख लें या आप शादियों के मेहंदी के इवेंट्स देख लें, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जी खूब जो है वो पुरतकल्लुफ खानों का एहतमाम तो किया जाता है, लेकिन साथ में नोटों की बारिश की जाती है। अब ये जो नोटों की बारिश के मामलात हैं, इस पे हुकूमत जो है ना वो कड़ी नजर लगा के बैठी है, और वो बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने ये किया है कि भाई खास करके जो है ना अगर इस तरह की कोई बारिश होती हुई दिखाई देगी या इस तरह का कोई सीन किसी वीडियो के जरिए वायरल होगा, तो वो डेफिनेटली उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे कि इतना पैसा कैसे आया है। और दूसरी बात, शादियों में इस तरह से नोट लुटाने से बेहतर है आप किसी के काम आ जाए, उन्हीं नोटों से आप किसी अच्छे काम में वो नोट अपने खर्च कर दें, तो वो ज्यादा बेहतर है। किसी की मुश्किल आसान हो जाएगी। नहीं तो लोगों की दुआएं लें। अगर आपके पास माशाल्लाह से अल्लाह ने इतना आपको दिया हुआ है, तो इन्हीं पैसों से आप किसी के अगर काम आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। क्या बात है। लेकिन यही है कि अब एफबीआर के नोटिस लोगों के पास आ रहे हैं, तो एहतियात भी कीजिए और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि अब हमारे पास स्टोरीज जो है वो इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं, वक्त भी हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा है। सुबह 9 से 10 बजे हम पीर से लेकर जुमे तक आपके साथ होते हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि जी स्टोरीज हमारे पास आ रही होती हैं, तो इसलिए हमारी पूरी टीम मेट्रो लाइट की जो है उसका भी बहुत शुक्रिया कि बड़ी मजे मजे की स्टोरीज होती है और हमें आप तक पहुंचाने में बड़ा मजा आ रहा होता है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर हम इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। सेम टाइम सेम चैनल देखते रहिए प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट।